रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 8 शेखावत मेंशन। अंशिका हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी। जश्न ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस पर हाथ उठाया था और ऊपर से जो बातें कही थी वो तो अंशिका के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। अंशिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और जश्न तुरंत बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तो मुझे बेवकूफ बना रही थी? किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो, उसे नाम मेरा दे रही हो और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? क्या मैं खुद नहीं जानता मैं कब कहाँ किसके कितने करीब गया? जश्न सिंह शेखावत हूं मैं, सिर्फ दूसरों की ही नहीं अपनी भी हर एक सांस का हिसाब रखता हूं मैं। आए बड़ी तुम मुझे पागल बनाने वाली। ये बोलते हुए उसने उसे सार्कास्टिक सी नजरों से देखा। अति का चेहरा अचानक एकदम खिल सा गया। वो जिन नजरों से अंशिका को देख रही थी, अंशिका को चिढ़ मच रही थी। अति अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे जश्न जी का ही नहीं मेरा भी बहुत दिमाग खराब हुआ। मैं बेवजह अपने जश्न जी पर शक कर रही थी। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपने जश्न जी पर फालतू का गुस्सा नहीं करती। मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जश्न जी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुमने प्रूफ कर दिया कि मैंने जो किया सही किया। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो किसी को हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाए। किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता नहीं बनाया जाता है अंशिका। एक रिश्ता 2 लोगों की मर्जी से बनता है, ना कि किसी की जबरदस्ती से। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम जश्न जी पर इस तरह से दबाव डालो, उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ रहने की कोशिश करो। अंशिका गुस्से से कांपते हुए बोली, मुझे भाषण मत दो। जश्न भी तुरंत से बोला, खबरदार अगर मेरी बेबी डॉल के सामने आवाज ऊंची की तो। ये बोलते हुए उसकी खुद की आवाज एकदम गुस्से से गरज रही थी। उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी कमरे से बाहर इकट्ठे हो गए थे। अति जश्न के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, शांत हो जाइए जश्न जी। मैं जानती हूं अंशिका ने गलती की, लेकिन आप प्लीज उससे नाराज मत होइए। जब इंसान अपने सेंसेस में नहीं होता तो इसी तरह की गलतियां करता है। आई होप अंशिका अपनी इस गलती से सबक ले और आइंदा कभी इस तरह की गलत। अभी वो बोल ही रही थी कि अंशिका एकदम पागल होते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम कभी ठाकुर मेंशन नहीं आती तो मिस्टर शेखावत की शादी मेरे साथ ही होती, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो सीधा अति की तरफ बढ़ गई और अगले ही पल उसने अति की गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। जश्न की आंखें बड़ी हो गई। अंशिका ने अति को दीवार से लगा दिया और अगले ही पल जश्न ने उसे पीछे की तरफ खींचा और उस पर हाथ उठाने लगा, लेकिन अति तुरंत उन दोनों के बीच आ गई। अति का गाल अभी लाल हो जाता क्योंकि जश्न का हाथ उठ चुका था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपने हाथ को कंट्रोल में कर लिया था। वो गुस्से से कांप रहा था। अति जल्दी से बोली, प्लीज 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 जश्न जी अब और नहीं। आप पहले उस पर 2 बार हाथ उठा चुके हैं। उसकी गलती की इतनी सजा काफी है। मैंने कहा ना वो अपने सेंस में नहीं है इसलिए कुछ भी कर जा रही है, पर मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते हुए वो जश्न के सीने से लग गई और जश्न ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाहर खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। अंशुल की नजरें अंशिका पर थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन उसे अपने प्लान को पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। वो तुरंत आगे की तरफ आया और जश्न की तरफ देखते हुए बोला, अति बिल्कुल ठीक कह रही है। अंशिका इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है। तुमने उसके साथ जो किया है वो भी तो सही नहीं था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, बकवास मत करो। मेरे सामने जितनी औकात है उतनी बात करो और मेरे मैटर में तो अपना मुंह नहीं खोलो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अपने मैटर में भी बोलने लायक नहीं रहोगे। उसकी बात पर अंशुल चुप हो गया और इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगा। जश्न उसे जिस तरह से इंसल्ट करता था, उसे जश्न पर हद से ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अभी फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था जो वो जश्न के खिलाफ बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने वाला था। जश्न ने अति का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत वहां से ले गया। अति ने भी उसे नहीं रोका और चुपचाप उसके साथ अपने पुराने कमरे में आ गई। अंदर आते ही जश्न ने दरवाजा जोर से बंद किया और अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। कुछ पल वो यूं ही खड़ा रहा और फिर बालकनी की तरफ जाने लगा। उसे सिगरेट पीनी थी, बिना सिगरेट के अब उसका दिमाग खराब हो रहा था। अति ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और धीमे से बोली, जरूरी तो नहीं आपको सुकून सिर्फ सिगरेट दे, मुझे अपने सीने से लगा लीजिए, हो सकता है शायद मैं भी थोड़ा सुकून दे दूं। ये बोलकर वो जश्न के सीने से लग गई और जश्न ने एक बार फिर से गहरी सांस ली।
उसकी बेबी डॉल उसके सीने से लगे और उसे सुकून ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था। अति कुछ पल यूं ही उसके सीने से लगी रही और फिर हल्के हल्के अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी तो जश्न पीछे की तरफ होने लगा। वो उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। अति के चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशन थे और अब उसने अपना हाथ जश्न के सीने पर जोर से रखते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया तो जश्न सीधा बेड पर गिरा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल अति भी उस पर झुकी तो वो पूरा बेड पर लेट गया और बोला, क्या इरादा है तुम्हारा बेबी डॉल। अति मुस्कुराई और बोली, जब अपने जश्न जी को सुकून देना ही है तो क्यों ना अच्छे से दे दूं। अब तो मंजूलिका की धमकियों की भी जरूरत नहीं है। बिना उसके धमकियों के भी आपकी बेबी डॉल वो सब करेगी जो आप उसे करवाना चाहते हैं। उसकी बात पर जश्न की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। अति उस पर झुकी और उसकी गर्दन पर किस करने लगी। अब तो जैसे जश्न के होश उड़ गए। उसकी बेबी डॉल कभी खुद से ये सब करेगी उसने सोचा नहीं था, लेकिन अति तो बड़ी पैशनेट होकर उसकी गर्दन पर किस किए जा रही थी और जश्न के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज पहली बार ऐसा था, जो हाल अति का होता था वो जश्न का हो रहा था और जो जश्न हरकतें करता था वो अति कर रही थी। जश्न के हाथ अति की कमर पर आ गए तो अति ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बेड पर ऊपर की तरफ लगा दिया। जश्न ने एक बार फिर से उसे गहरी नजरों से देखा। अति मुस्कुराई और एक बार फिर से नीचे की तरफ झुक गई, लेकिन इस बार उसकी गर्दन की तरफ नहीं बल्कि उसके होठों की तरफ और उसे किस करने लगी। जश्न उसे रिस्पांस नहीं दे रहा था, वो बस अपनी बेबी डॉल की किस को एंजॉय कर रहा था। अति कुछ देर उसे यूं ही किस करती रही। जश्न को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी खुद की सांस उखड़ने लगी तो उसने जश्न के होठों को छोड़ दिया और हैरानी से जश्न को देखने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, रुक क्यों गई। अति तुरंत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या जश्न जी। जश्न हंस और बोला, इतने से क्या फर्क पड़ेगा बेबी डॉल, कुछ और करो तो शायद थोड़ा फर्क पड़े। अति हैरानी से बोली, सिर्फ थोड़ा फर्क। जश्न मुस्कुराया और बोला, जश्न सिंह शेखावत नहीं जो ऐसे ही खुद पर कंट्रोल खो दे। उसे सेड्यूस करना आसान नहीं होगा बेबी डॉल, और तुमसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अति तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, और अगर मैंने कर दिखाया तो। जश्न मुस्कुराया और बोला, चैलेंज दे रही हो। अति तुरंत बोली, आपको चैलेंज लगता है तो बेशक से चैलेंज समझ लीजिए। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस हंसते हुए उसकी तरफ देखता रहा। अति अब उसके ऊपर से उठी और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। जश्न उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ, बड़ी जल्दी हार मान गई। अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अति जश्न सिंह शेखावत हूं मैं, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। हार तो आपकी होगी जश्न जी, और बहुत जल्दी होगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें भी जैसे जश्न को चैलेंज दे रही थी। जश्न को फिलहाल अपनी बेबी डॉल पर प्यार तो बहुत आ रहा था। उसकी इस बोल्डनेस पर वो फिदा हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी अपनी बेबी डॉल को लपक कर बेड पर ले आए और उसे बताएं कि सेड्यूस किया कैसे जाता है। वो 1 मिनट के अंदर अंदर अति के रोंगटे खड़े कर सकता था। उसे इस हालत में पहुंचा सकता था कि अति खुद से कहे कि वो खुद को पूरी तरह से जश्न को सौंपना चाहती है, लेकिन वो पहले अपनी बेबी डॉल की अदाएं देखना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए अति को देखता रहा और अति ने अब क्लोजेट की तरफ देखा। उसने क्लोजेट खोला तो उसमें सारे अंशिका के कपड़े थे। अगले ही पल जश्न ने खुद से ही कॉल करके एक सर्वेंट को बुलाया और तब तक अति क्लोजेट में से अंशिका के सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक रही थी। उसे सर्वेंट ने सारे कपड़े उठाने लगे तो अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे अंशिका मैडम को दे दो, जाते जाते अपने साथ ले जाएंगी। उसे सर्वेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत वो कपड़े वहां से ले गई। अंशिका नीचे हॉल में खड़ी थी और गुस्से से कांप रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वो शेखावत मेंशन पर राज करेगी और कहाँ जश्न ने उसे थप्पड़ों से लाल कर दिया था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी भी कुछ ना कुछ करे, मीडिया को बुलाए या फिर कुछ भी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि जश्न को वो चैलेंज नहीं कर सकती। अगर उसे जश्न को चैलेंज करना है तो कुछ बड़ा धमाका करना होगा, वरना जश्न उसे एक नहीं बल्कि 3 बार हरा चुका था। तभी वो सर्वेंट जो अति के कमरे से कपड़े लेकर आई थी, वो सारे कपड़े बैग में डालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपके कपड़े अति मैडम ने दिए हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर अंशिका का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। वो तुरंत उस बैग को बाहर की तरफ से फेंकते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए, जाकर अपनी अति मैडम को ही दे दो और उनसे कहना कि आज तो बेशक से उसने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बार इस तरह से आऊंगी कि वो चाहकर भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी।
अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी, बेशक से मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये बोलकर वो गुस्से से कांपते हुए वहां से बाहर की तरफ चली गई और वो सर्वेंट बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं जश्न और अति अपने कमरे में ही थे और अंशिका अब शेखावत मेंशन से बाहर जा रही थी, लेकिन अचानक की किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अंशिका ने पलटकर उस शख्स की तरफ देखा। उसे शख्स को देखते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो शख्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिला सकता हूं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। अंशिका हैरानी से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? उसके सवाल पर उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस उसे लेकर सामने की तरफ बढ़ गया, जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी और कुछ ही देर में वो गाड़ी शेखावत मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। कौन है वो जो देने वाला है अंशिका का साथ? शेखावत मेंशन? जश्न और अति दोनों रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आए और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अति को कॉलेज जाना था। कॉलेज में सिद्धार्थ ने अति के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद अति थोड़ा बहुत डर गई थी, लेकिन जश्न नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डॉल कमजोर बने। वो अपनी बेबी डॉल को स्ट्रांग बनाना चाहता था, जिसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धार्थ जैसे आवारा लड़कों को हैंडल करना ही था। इस वक्त दामिनी जी भी विशाखा के साथ वहां पर आई और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, अब हमें ये तो बता दो जश्न कि तुम अति के साथ तो कन्फर्म एक रिश्ते में हो या उसके साथ भी तुम्हारा ड्रामा ही चल रहा है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम दोनों को देखकर आपको क्या लगता है? दामिनी जी जल्दी से बोली, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब देने की बजाय तुम सवाल कर रहे हो। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि मेरा जवाब देने का मूड नहीं है। आपको दोबारा सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती है, अगर मेरा मूड होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। दामिनी जी गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। जश्न, तुम किसी से शादी कर रहे हो, किसके साथ रहना चाहते हो, इन सब बातों को जानने का पूरा पूरा हक है मुझे। अति दामिनी जी और जश्न को देख रही थी। पहले तो उसे पता भी नहीं था कि दामिनी जी जश्न की सौतेली माँ है। जब से उसे पता चला था तब से वो भी जानना चाहती थी कि आखिर जश्न की रियल माँ कहाँ है, और वो जश्न के साथ नहीं है तो क्या इसका मतलब वो दुनिया में भी नहीं है। लेकिन उसकी कभी जश्न से कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जश्न दामिनी जी की बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो मैंने आपको कब कहा कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता? आपका मुझ पर पूरा पूरा हक है मॉम, बस सिर्फ मुझ पर ही आपका हक है और किसी चीज पर नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही इंटेंस एक्सप्रेशन थे और दामिनी जी उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। तभी प्रकृति वहां पर आई और चेयर पर बैठने लगी। दामिनी जी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, तुम्हें अंशुल यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? प्रकृति ने अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देखा और अपना सिर ना में हिलाया। अंशुल वहां पर था ही नहीं। दामिनी जी जल्दी से बोली, तो जब वो डाइनिंग टेबल पर नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जब वो घर आएगा तब उसके साथ खाना खाना, अब दफा हो जाओ यहाँ से। प्रकृति ने उनकी बात सुनी और चुपचाप अपना चेहरा झुकाकर वहां से जाने लगी। जश्न कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो चुप रहा, उसकी नजरें अपनी बेबी डॉल पर थी। तभी अति प्रकृति को रोकते हुए बोली, एक मिनट आप रुकिए भाभी। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर प्रकृति के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रकृति ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अति ने दामिनी जी की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ अगर अंशुल भाई यहाँ पर नहीं है तो? भूख प्रकृति भाभी को लगी है ना? अगर अंशुल भाई को लगी होती तो वो यहाँ डाइनिंग टेबल पर होते, और अगर वो यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर है, तो उन्हें जब भूख लगेगी वो खा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं प्रकृति भाभी उनका इंतजार करती रहे। अगर वो शाम तक नहीं आए तो क्या प्रकृति भाभी शाम तक भूखी रहेगी? दामिनी जी गुस्से से बोली, हमने तुमसे ना ही सलाह मांगी और ना ही कुछ पूछा है, तो तुम इन सब मैटर में क्यों बोल रही हो? जश्न तुरंत बोला, थोड़ा ध्यान से, आपके सामने प्रकृति नहीं मेरी बेबी डॉल खड़ी है। मैं अंशुल नहीं जश्न सिंह शेखावत हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बेबी डॉल से कोई बदतमीजी करे, फिर बेशक से वो मेरी सौतेली माँ हो या फिर कोई और। ये बोलते हुए उसकी नजरें दामिनी जी पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और दामिनी जी गुस्से से प्रकृति की तरफ देखने लगी, जिसकी वजह से जश्न उन्हें सुना रहा था। अति ने प्रकृति को चेयर पर बिठाया और बोली, आप चुपचाप ब्रेकफास्ट कीजिए भाभी। आपको नहीं किसी से डरने की जरूरत है और ना ही कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। हर इंसान अपनी भूख के हिसाब से खाता है, ना कि किसी और की भूख के हिसाब से। ये बोलते हुए उसने प्रकृति को खाना सर्व भी करके दिया। दामिनी जी गुस्से से और भी ज्यादा पागल होने लगी, क्योंकि वो प्रकृति को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखती थी।
प्रकृति की सांस भी जैसे उनकी इजाजत से चलती थी, लेकिन यहाँ पर तो अति उससे बगावत करवा रही थी, जो दामिनी जी की बर्दाश्त से बाहर था। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन उनके दिमाग में इस वक्त और भी बहुत कुछ चल रहा था। वही जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपनी बेबी डॉल को इस तरह से दूसरों के लिए आवाज उठाते हुए देखना कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात का सुकून था कि अगर वक्त पड़ा तो उसकी बेबी डॉल अपने लिए भी लड़ सकती है। वही अति वापस अपनी चेयर पर बैठी और जश्न की तरफ देखने लगी, जिसका पूरा ध्यान अपने खाने पर था। वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं, इस बात से तो जैसे उसे कोई लेना देना ही नहीं था। अति की नजरें उस पर अब और भी ज्यादा तिरछी हो गई और उसने नीचे से अपना पैर जश्न के पैर पर रखा। उसने अपना सैंडल उतार दिया था और जश्न ने भी फिलहाल स्लीपर्स पहने हुए थे। वो अपने पैर को जश्न के पैर से ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी और फिर धीरे धीरे उसके घुटने पर ले आई थी। जश्न ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने सिर्फ नजरें उठाई, चेहरा नहीं, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा दिलकश सा लग रहा था। अति ने अब हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और अपने बालों को अपनी उंगली पर गोल गोल घूमने लगी। अब उसकी इस अदा पर जश्न मुस्कुराया और बोला, कुछ और ट्राई करो ना बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अति चौंक गई। जश्न अगले ही पल बोला, आई मीन तुम आलू का पराठा खा रही हो, कोई और पराठा ट्राई करो ना, ये गोभी का या फिर पनीर का। ये बोलते हुए उसने सामने रखे हुए पराठा की प्लेट की तरफ देखा तो अति मुस्कुराई, लेकिन वो जानती थी कि जश्न उसे कहाँ कुछ और ट्राई करने का बोल रहा था। वो मन ही मन बोली, ट्राई नहीं, मैं तो सीधा अटैक करूंगी जश्न जी, बस आप थोड़ा वक्त रुकिए, आपको पता चलेगा कि आपकी बेबी डॉल कोई बच्ची नहीं है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में वो लोग ब्रेकफास्ट करके वहां से निकल चुके थे और उनके जाने के बाद प्रकृति भी अपने रूम में जाने लगी, लेकिन दामिनी जी ने उसे अचानक से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रकृति उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ माँ जी? जैसे ही उसने सवाल किया, अगले ही पल दामिनी जी ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़की की बात मानने की? जब मैंने तुझे इस बात की इजाजत नहीं दी कि तू अंशुल के बिना खाना खा सकती है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस डाइनिंग टेबल पर बैठने की? प्रकृति रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए माँ जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। दामिनी जी गुस्से से बोली, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी सजा तो अब तुझे भुगतनी पड़ेगी ना। प्रकृति हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और दामिनी जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। कल करवा चौथ का व्रत था और शेखावत खानदान में नई नवेली दुल्हन का पहला करवा चौथ हमेशा धूमधाम से मनाया जाता था। जश्न को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, लेकिन अभी तक उसने अपनी बेबी डॉल को कुछ नहीं कहा था। वो नहीं चाहता था कि वो खुद से उसे इस व्रत के लिए कहे, हालांकि उसे अच्छा लगता अगर उसकी बेबी डॉल उसके लिए व्रत रखती, लेकिन वो अति को ये बात खुद से नहीं बोलना चाहता था। दामिनी जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट देखकर ही प्रकृति समझ चुकी थी कि वो जरूर उससे कुछ ना कुछ गलत करवाएंगी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से अति को प्रॉब्लम हो या फिर जश्न को कोई तकलीफ हो, लेकिन वो दामिनी जी की असलियत बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जो उन्होंने ठान लिया वो उसे पूरा करके ही रहती है। वही दामिनी जी अपनी इंसल्ट से पूरी तरह बौखला लग गई थी और उन्होंने बहुत ही खतरनाक इरादे अपने दिमाग में पाल लिए थे। वहीं दूसरी तरफ जश्न अति को लेकर कॉलेज में आया और अति जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, वो अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन जब जश्न की गाड़ी वहां से बाहर की तरफ नहीं गई तो उसके कदम रुक गए। तभी जश्न भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको यहां से जाना नहीं क्या? जश्न मुस्कुराया और बोला, नहीं, सोच रहा हूं आज थोड़े से हुस्न का दीदार कर लूं मैं, सुना है इस कॉलेज की लड़कियां बहुत खूबसूरत है। अति गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, किसी की तरफ नजर उठाकर तो देखिए जश्न जी, अगर उसे और आपको दोनों को ठिकाने न लगा दिया तो मैं भी जश्न सिंह शेखावत की बीवी नहीं। उसकी बात सुनकर जश्न तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी बदलने लगी हो? अति मुस्कुराई और बोली, थोड़ी नहीं बहुत, अब जश्न सिंह शेखावत से शादी हुई है तो बदलना तो बनता है। उनका एटीट्यूड, उनका अंदाज थोड़ा बहुत तो मुझ में भी झलकेगा। जश्न अब बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम जरा सा हुक्म तो करो, वो तो खुद पूरा तुम्हारे अंदर समाने को तैयार है। उसकी बात का मतलब समझकर अति की आंखें बड़ी हो गई और गाल गर्म होने लगे। उसने तुरंत जश्न के कंधों पर अपने हाथ रखे और बोली, चुप हो जाइए मिस्टर शेखावत, क्या बोले जा रहे हैं आप? आसपास बहुत सारे स्टूडेंट हैं।
अब आप जाइए यहाँ से, वरना आप बेशक से किसी को देखे या ना देखे, लोग आपको देखने लगेंगे और फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जलन बहुत होती है मुझे, एक नंबर की झलकुकड़ी हूं मैं। उसकी बात सुनकर जश्न हंसा और बोला, मुझे यही जलन तो देखनी है, तभी तो पता चलेगा कि मेरी बेबी डॉल मुझे कितना प्यार करती है। उसकी बात पर अति मुस्कुराई और आगे की तरफ बढ़ गई। जश्न ने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि अभी उनकी बात पूरी खत्म नहीं हुई थी। वही जैसे ही अति आगे की तरफ गई, मोनिका जो वही साइड में खड़ी थी और हमेशा से अति से जलती से आई थी, उसकी नजरें जब जश्न पर गई तो उसका चेहरा चमक उठा। अब अति को वहां से जाते हुए देखा तो उसे मौका मिल गया था। वही सिद्धार्थ को अति के पीछे लगवाने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ तो अपने प्लान में फेल हो गया था। अब वो खुद जश्न की तरफ आई और जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। जश्न ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मोनिका बड़ी अदा से बोली, कैसे हैं आप मिस्टर शेखावत, बहुत सुना है आपके बारे में। जश्न थोड़े एटीट्यूड से बोला, मैं हूं ही ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बेहद बातें होती हैं, अब बातें होती हैं तो सुनाई भी देगी। ये बोलकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा। मोनिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया तो जश्न की आंखें बड़ी हो गई। उसने तो अभी तक पलटकर मोनिका की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी अति की नजरें मोनिका पर पहले ही गहरी हो गई थी। जश्न ने पलटकर हल्का सा मोनिका की तरफ देखा। मोनिका मुस्कुराई और बोली, आपके बारे में बातें तो मैंने बहुत सुन ली, अब आपसे बातें करने का मन है मेरा। आज कॉलेज में बंक है, क्या हम कहीं चले? आपका फेवरेट रेस्टोरेंट या फिर होटल? ये बोलते हुए वो जश्न के बिल्कुल करीब आ गई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी उंगलियों को उसके शर्ट के बटन तक लेकर गई और फिर शर्ट को हल्का सा साइड कर अपनी उंगली को सीधा उसकी चेस्ट पर घुमाने लगी। जश्न की नजरें उस पर तिरछी हो गई और अति के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जश्न उसकी जलन देखना चाहता था ना, अब वो उसे अपनी जलन दिखाने वाली थी। कैसे दिखाएगी अति अपनी जलन? कॉलेज में मुंबई मोनिका जश्न की चेस्ट पर अपनी उंगली चल रही थी और जश्न उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वही अति के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। जश्न उसकी जलन देखना चाहता था, इसीलिए अब तक उसने खुद को भी रोका हुआ था, वरना अब तक तो जिस तरह से मोनिका ने उसका हाथ लगाया हुआ था, उसका हाथ नहीं, उसका मुंह भी टूट चुका होता। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बेबी डॉल के अलावा उसे कोई हाथ लगाए। मोनिका अपना हाथ अब जश्न के चेहरे की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन अचानक ही किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और अगले ही पल मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। मोनिका दर्द से चिल्ला उठी। उसका चिल्लाना वहां पर आसपास खड़े सारे स्टूडेंट को सुना। उसे यूं चिल्लाते हुए देख हर कोई हैरान था और ऊपर से जश्न सिंह शेखावत उसके सामने और उसकी बीवी को उसके साथ देखकर उनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वही अति मोनिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुमने जो मेरे साथ किया? उसके बाद में सोच ही रही थी कि मैं जश्न जी को तुम्हारे बारे में बताऊं या नहीं। मैं उन्हें कहूं कि सिद्धार्थ तो सिर्फ मोहरा है, असली खेल खेलने वाली तो तुम हो। लेकिन देखो, मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, पर फिर भी भगवान चाहता है कि तुम्हारी हड्डियां मुझसे टूटे, इसलिए तुम एक बार फिर से मुझसे पंगा लेने के लिए मेरे सामने आ गई। और इस बार तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे जश्न जी को अपना निशाना बनाया, उन्हें छूने की कोशिश कर रही हो। ये बोलते हुए वो गुस्से से मोनिका को देख रही थी। वही मोनिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अति उसके बारे में जानती है, ये बात उसे हैरान कर रही थी। वही अति ने कॉलेज में देखा था कि सिद्धार्थ और मोनिका एक दूसरे के कितने करीब है, तो इतना तो कंफर्म था कि अगर सिद्धार्थ ने उसके साथ कुछ किया है तो मोनिका जरूर उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मोनिका की गुस्से भरी नजरें हमेशा ही अति को अपने ऊपर बर्दाश्त होती थी, जैसे उसके दिमाग में कोई ना कोई कांड चल रहा हो जो वो अति के साथ करना चाहती है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया। वो तो अपनी बेबी डॉल को स्ट्रांग बनाना चाहता था, लेकिन वो दिमाग से भी इतनी तेज हो जाएगी, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। मोनिका गुस्से से अति की तरफ देखते बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाने की? मुझे नहीं पता सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अति बस हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसे कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं था और ना ही उसे जश्न को कोई प्रूफ देने की जरूरत थी। वो जश्न को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, जब आप प्यार से मुझे देखे तो किसी फूल की तरह खिल जाती हूं मैं, लेकिन जब कोई और आपको इन हसरत भरी निगाहों से देखे तो आग की तरह जल जाती हूं मैं। ये बोलकर उसने जोर से मोनिका की कलाई को घुमाया तो मोनिका एक बार फिर से दर्द से चिल्ला पड़ी। वो दर्द से तड़पते हुए अति की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट चुका है।
अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, टूटा नहीं है, तुम्हारा हाथ तोड़ना तो अभी बाकी है। मोनिका हैरानी से बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा, मैं तो बस जश्न जी के पास आई थी, उनसे बात करने के लिए, मैंने कौन सा उन्हें कुछ कहा है। अति मुस्कुराई और बोली, उनके अंदर घुसने को तैयार हो रही थी और अभी भी कहती हो कि मैं सिर्फ बात कर रही थी, इस बात पर तो तुम्हारी दूसरी कलाई तोड़नी बनती है। ये बोलकर उसने मोनिका की एक कलाई को छोड़ दिया और उसकी दूसरी कलाई को पकड़कर उसे जोरों से घुमा दिया। मोनिका अपनी ही जगह पर खड़ी खड़ी उछल पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे यूं उछलते हुए देख जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, छोड़ दो उसे, पूरी जिंदगी उसके हाथ नहीं काम करेंगे, इतना तो तोड़ दिया है, अब और क्या उसकी जान लोगी। अति ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। जश्न ने अति का हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, छोड़ दो उसे। ये बोलकर उसने अब अति को अपनी तरफ घुमा लिया। अति सीधा उसके सीने से आ लगी। जश्न ने मोनिका की तरफ देखा और बोला, इस कॉलेज में स्टडी करना तुम्हारा सपना था ना। मोनिका दर्द से कराहते हुए अपने हाथों की तरफ देख रही थी, जो अब किसी काम के नहीं रहे थे। सच में अति ने उसकी दोनों कलाइयों को बुरी तरह से मरोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग साफ नजर आने लगी थी। उसके हाथ अभी से सूजने लगे थे। ना जाने आगे तो क्या ही होता। जश्न की बात सुनकर उसने बेचारगी से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सपना टूट गया। मोनिका की आंखें बड़ी हो गई और अति भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न अभी मोनिका की तरफ देख ही रहा था कि कॉलेज के डीन वहां पर आए और उन्होंने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, आपको अभी इसी वक्त इस कॉलेज से निकाला जाता है मिस मोनिका। मोनिका एकदम हैरान रह गई। वो कोई आलतू फालतू स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि काफी इंटेलिजेंट थी और साथ ही साथ वो काफी रिच भी थी। हालांकि जश्न सिंह शेखावत का मुकाबला तो उसका खानदान कभी सपने में भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो इतनी रिच तो थी कि वो इस कॉलेज की प्रॉपर फीस भर सके और यहाँ पर पढ़ना अफोर्ड कर सके। उसे एक झटके में ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। वो जल्दी से बोली, लेकिन क्यों, मेरी गलती क्या है, मैंने तो सारी फीस भी पे की है और साथ ही साथ सारे रूल्स। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, तुमने कॉलेज के रूल तो फॉलो किए होंगे, लेकिन जश्न सिंह शेखावत का रूल फॉलो नहीं किया, उसकी बेबी डॉल से दूर रहने का रूल। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशन थे। मोनिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो अति की तरफ देख रही थी। जश्न तुरंत बोला, नजरें नीचे, वरना अभी तो सिर्फ कॉलेज से निकाला है, इस दुनिया से निकालने में वक्त नहीं लगाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर न सिर्फ मोनिका बल्कि कॉलेज के डीन और वहां पर खड़े बाकी सारे स्टूडेंट भी हैरान थे। अति खुद चौंकते हुए जश्न को देख रही थी, जिसने सबके सामने यूं सरेआम धमकी दे डाली थी। वही जश्न का पागलपन किसी के डर का मोहताज नहीं था। वो अपनी बेबी डॉल के लिए सच में कुछ भी कर सकता था। उसने अब एक नज़र घुमा कर सबको देखा और बड़े ही सख्त लहजे में बोला, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, हाँ, सबको ही बोल रहा हूं। ये बोलते हुए अब उसने अपनी आवाज पर थोड़ा जोर दिया और फिर अपनी बेबी डॉल की तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी ने मेरी बेबी डॉल को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो जश्न सिंह शेखावत क्या चीज है ये बताने में मैं एक पल नहीं लगाऊंगा। आप लोग यहाँ पर स्टडी करने आते हैं, बेहतर होगा स्टडी करें और यहाँ से चले जाएं, और अगर आपको उटपटांग हरकतें करनी भी है तो मेरी बेबी डॉल के ना ही सामने और ना ही उसके साथ। आया सबको समझा या फिर मैं अच्छे से समझाऊं। ये बोलते हुए अब उसका लहजा और भी ज्यादा सर्द हो गया था। सबने अपना अपना चेहरा झुका लिया। किसी की नजरें भी अब जश्न की तरफ उठ नहीं रही थी और जश्न हल्का सा मुस्कुराकर अति की तरफ देखते हो बोला, जाओ जाकर अब अपनी क्लासेस अटेंड करो। अति के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसका पति कम और तोप ज्यादा है, ये महसूस करते हुए उसे एक अलग ही प्राउड सा फील हो रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट हुई। आज तक वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी, ये जानने के लिए कि उसके भाई का मर्डर किसने किया। हालांकि उसके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया गया था, लेकिन अति जानती थी कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, एक वेल प्लान मर्डर, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसके भाई ने उसे फोन किया था, उससे बात की थी और उस वक्त उसकी आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी, एक डर साफ झलक रहा था। वो बस दो ही लाइनें बोला रहा था, एक वो मुझे छोड़ेगा नहीं और दूसरी वो मुझे खत्म कर देगा। अति, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी उसे छोड़ना मत। ये बोलते हुए अचानक से जब उसकी आवाज आनी बंद हो गई थी तो अति घबरा गई।
उसने 2-3 बार हेलो हेलो किया लेकिन सामने से अजय की कोई आवाज नहीं आई और फिर एक जोरदार चीख, जिसके बाद अजय हमेशा के लिए शांत हो गया था। उसे अपने ख्यालों में खोया हुआ देख जश्न ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? अब तुम्हें अपनी क्लासेस में नहीं जाना है क्या? अगर मूड नहीं है तो बता दो, हम कहीं और भी चल सकते हैं। शेखावत मैंशन हमारे रूम में, शेखावत फार्म हाउस या फिर किसी होटल का लग्जरियस रूम, या फिर कहो तो एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पर तुम मेरे करीब ना भी आना चाहो तो भी मुझसे दूर ना जा पाओ। उसकी बात सुनते हुए अति होश में आ गई थी, वरना वो तो अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे इंसाफ की उम्मीद हो गई थी। उसने हड़बड़ा कर अपने आसपास देखा तो महसूस किया कि सब लोग वहां से जा चुके हैं। अति जश्न से कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही जोर से बेल बजी, जिसका मतलब साफ था कि लेक्चर शुरू हो चुका है। अति तुरंत बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे को थोड़ा सा छूकर बोला, अभी नहीं, अभी जाओ और जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो। एक बार अपनी कॉलेज से फ्री हो जाओ, उसके बाद जितनी मर्जी बातें तुम कर लेना। मैं तो तुम्हें चुप होने के लिए भी नहीं कहूंगा। तुम्हें सुनते हुए मुझे कितना सुकून महसूस होता है, तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर अति का चेहरा हल्का गुलाबी होने लगा। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए हल्का सा सिर झुकाया और फिर तुरंत अंदर की तरफ चली गई। अंदर आते ही वो सीधा अपनी क्लास में बैठी और क्लासेस शुरू हो गई। उसकी फ्रेंड रिया भी उसके पास आ चुकी थी और अब वो दोनों बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अंशुल अपने रूम में आया, जहां पर प्रकृति कपड़े वगैरह समेट रही थी। उसने प्रकृति के आगे जाकर उसकी तरफ कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए तो प्रकृति हैरानी से उन डॉक्यूमेंट की तरफ देखने लगी। वो जल्दी से बोली, ये कौन से डॉक्यूमेंट है अंशुल जी? अंशुल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हें इन पर अपने साइन करने हैं। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे नाम पर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तुम बहुत लकी हो मेरे लिए प्रकृति, बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में तुम्हारे नाम से करूँ। उसकी बात सुनकर प्रकृति हैरान रह गई। अंशुल उसके नाम से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो उसके लिए किसी ख्वाब से काम नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, सच में मैं बहुत खुश हूँ अंशुल जी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे कहाँ साइन करने हैं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अंशुल मुस्कुराया और अगले ही पल उसने पेन भी प्रकृति को दिया और फिर उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए जगह दिखाई तो प्रकृति ने मुस्कुराते हुए उन पर साइन कर दिया। अगले ही पल अंशुल मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और प्रकृति भी खुशी खुशी अपना काम करने लगी। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट छाई हुई थी, उसे देखकर ही उसके दिल की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। वहीं कुछ ही देर बाद अंशुल अब कोर्ट में आया और अगले ही पल उसने वहां खड़ी लड़की की तरफ देखा जो कोई और नहीं अंशिका थी। इस वक्त दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस खड़े थे। सामने टेबल पर उन दोनों की शादी के पेपर थे, लेकिन उससे पहले अंशुल ने अपने हाथों में पकड़े हुए अपने और प्रकृति के डिवोर्स पेपर बढ़ा दिए। उन डिवोर्स पेपर के बाद अब अंशुल और अंशिका की शादी में कोई रुकावट नहीं आने वाली थी। अंशिका मुस्कुराते हुए अंशुल की तरफ देख रही थी और अंशुल अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, अब शेखावत मैंशन से तुम्हें कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अंशिका मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। आई प्रॉमिस, अब उस शेखावत मैंशन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। मैं भी देखती हूँ कि अब तुमसे तुम्हारा हक कौन छीनता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में अति और रिया गार्डन में बैठे थे। रिया अति की तरफ देखते हुए बोली, कल तो तू कॉलेज नहीं आएगी ना? अति झट से बोली, क्यों, कल क्या है? रिया हंसी और बोली, तुझे कल के बारे में नहीं पता क्या? कल करवा चौथ का व्रत है और तेरा तो ये पहला व्रत होगा ना। तू तो अपने जश्न जी के लिए व्रत रखेंगी तो तू भला इस व्रत के टाइम पर कॉलेज कैसे आएगी? अति ने जब करवा चौथ व्रत का जिक्र सुना तो मुस्कुराने लगी। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि करवा चौथ का व्रत क्या होता है, बस उसने कभी रखा नहीं था। रखती भी किसके लिए, उसकी जिंदगी में तो कभी कोई खास था ही नहीं, लेकिन अब जश्न के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही दामिनी जी भी अपने कमरे में थी और चेहरे पर डेविल स्माइल लिए रात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज रात वो अति के साथ एक खेल खेलने वाली थी। कौन सा खेल खेलना चाहती है दामिनी जी अति के साथ? क्या होगा जब जश्न को उनके इरादों के बारे में पता चलेगा? क्या वो अपनी बेबी डॉल को बचा पाएगा? नेशनल कॉलेज मुंबई। अति बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी।
उसे लग रहा था कि जश्न उसके लिए गाड़ी भेजेगा, लेकिन जब जश्न की खुद की गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो हैरान रह गई। वो जल्दी से आकर गाड़ी में बैठी। जश्न ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, बड़ी जल्दी में लग रही हो, क्या बात है, मूड में हो क्या? अति ने तिरछी से नजरों से उसे देखा और बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। जश्न हैरानी से बोला, क्या क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आया। अति एक बार फिर से अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। अभी इसी वक्त मुझे किसी मॉल या फिर किसी शॉपिंग सेंटर लेकर चलिए। मुझे नहीं पता। जश्न मुस्कुराया और बोला, लेकिन हमें शॉपिंग के लिए किसी शॉपिंग मॉल जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें घर पर मंगवा दूंगा। अति गुस्से से बोली, आप मुझे शॉपिंग मॉल लेकर जा रहे हैं या नहीं? जश्न एक बार फिर से बोला, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति गुस्से से बोली, गाड़ी रोकिए। जश्न ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अति ने गाड़ी की ब्रेक पर हाथ रखना चाहा तो जश्न ने तुरंत उसे रोका और बोला, ठीक है रोक रहा हूं गाड़ी। ये बोलकर उसने जल्दी से गाड़ी रोक दी। वो अपनी बेबी डॉल को स्ट्रांग बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो उसकी बेबी डॉल शैतान बनती जा रही थी। जश्न को कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ उसे अच्छे से समझ आ रहा था। जश्न ने जब सवालिया नजरों से अति को देखा तो अति जल्दी से बोली, कल करवा चौथ का व्रत है और मुझे आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना है, और मैंने सुना है कि इस दिन लड़कियां नए कपड़े पहनती हैं और वो भी बहुत अच्छे अच्छे वाले। इसलिए मुझे अपने लिए एक खूबसूरत सी साड़ी लेनी है, साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी है, साथ में न्यू एक्सेसरीज लेनी है, और क्या चाहिए होगा? और कुछ भी नहीं, बस इतना सा। जश्न मुस्कुराया और बोला, बस इतना सा? अति जल्दी से बोली, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या मैंने? जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बेशक से पूरी दुनिया मांग लो बेबी डॉल। अगर ये जश्न सिंह शेखावत तुम्हारे कदमों में दुनिया ना ला पाया तो इसके जीने का ही कोई फायदा नहीं। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखते ही रह गई और अगले ही पल जश्न ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में वो लोग एक डिजाइनर हाउस के बाहर पहुंचे, जहां पर न सिर्फ अति को उसकी पसंद का आउटफिट मिलने वाला था, बल्कि बाकी सब चीज भी मिलने वाली थी। अति उस डिजाइनर हाउस में आकर बहुत खुश हो गई थी। उसने कभी इस तरह से शॉपिंग नहीं की थी, हालांकि उसे ऐसा नहीं था कि पैसों का कोई लालच था या फिर उसे जश्न की रईसी से कोई मतलब था। अगर जश्न उसे किसी छोटी सी शॉप पर लेकर जाता तो भी वो इसी तरह से खुश होती। डिजाइनर स्टोर में आकर जश्न अब अपनी बेबी डॉल को खुद से शॉपिंग करवा रहा था और तकरीबन 2 घंटे बाद वो दोनों वापस घर के लिए निकल गए और वापस जाते वक्त उन दोनों के पास कोई भी शॉपर्स नहीं थे, लेकिन उनके पीछे पीछे आ रही गाड़ी पूरे शॉपर्स के साथ भरी हुई थी, क्योंकि जश्न ने अपनी बेबी डॉल को तकरीबन 35 आउटफिट्स लेकर दिए थे और उनके साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी और ज्वेलरी भी उसने ज्वेलर्स पर ऑर्डर कर दी थी। अति अब पछता रही थी इस बात पर कि उसने जश्न को शॉपिंग के लिए कहा ही क्यों। जश्न मुस्कुराते हुए अपनी बेबी डॉल को देख रहा था, जो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब बंद हो रही थी क्योंकि वो सुबह से उठी हुई थी और बहुत ज्यादा थक गई थी। जब शेखावत मैंशन पहुंचे तो अचानक ही अति का सिर थोड़ा लुढ़कने लगा, लेकिन जश्न ने जल्दी से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया था। अति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। जश्न उसके चेहरे पर झुका और बोला, डोंट वरी, जब तक तुम मेरी बाहों में हो तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अति की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। वो जल्दी से बोली, और अगर किसी दिन में आपकी बाहों से अलग हो गई तो? जश्न मुस्कुराया और बोला, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। ये बोलकर वो उसका माथा हल्का सा चुमकर गाड़ी से उतरा और अति भी उसके पीछे पीछे ही गाड़ी से बाहर आए। वो लोग शेखावत मैंशन के अंदर आए तो जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम जाओ और जाकर थोड़ा टाइम रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और अति अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दामिनी जी ने उसे रोका और बोली, कभी अपने पति के अलावा हम पर भी ध्यान दे लिया करो। हम लोग भी इसी घर में रहते हैं। जब बदतमीजी करनी होती है तब तो बहुत जल्दी कर लेती हो, लेकिन जब कुछ काम की बातें करनी होती है तो शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। अति उनकी बात सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पहली बात तो मैंने आपसे कोई बदतमीजी की नहीं। दूसरी बात, अगर कोई तीसरा तकलीफ में है तो मैं उसे तकलीफ देने वाले से जरूर बदतमीजी कर सकती हूँ, इसलिए बस इतना सा ध्यान रखिए कि ऐसी कोई बात कीजिए मत कि मुझे आपके साथ बदतमीजी करनी पड़े। अति की बात सुनकर दामिनी जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। इतना तो अब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जैसा जश्न है वैसी ही उसकी बेबी डॉल,
जैसे वो किसी छुरी से काम नहीं, वैसे अति भी किसी छुरी से कम नहीं। वो गहरी सांस लेकर बोली, रहने दो, शायद हम दोनों के बीच ये बहस कभी खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि तुम अपनी जगह सही हो और मैं भी जानती हूँ कि इस घर में क्या रस्में रिवाजें हैं जो शायद अभी तुम नहीं जानती। लेकिन हम तुम्हें इस घर की एक रस्म से अब मिलवाना चाहते हैं, और वो है मेहंदी की रस्म। कल तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है। व्रत तो रखोगी ना, या फिर अब उसमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अति मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अपने जश्न जी की लंबी उम्र के लिए मैं एक दिन तो क्या हजारों दिन का व्रत भी रख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दामिनी जी मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में एक साजिश चल रही थी। वो मन ही मन बोली, तुम जश्न की लंबी उम्र के लिए तो व्रत रख रही हो, लेकिन तुम्हारी खुद की उम्र की अब कोई गारंटी नहीं। बहुत गुरूर है ना तुम्हें इस बात पर कि तुम जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो, लेकिन आज तुम्हें उसका नाम भी नहीं बचा पाएगा। ऐसी साजिश रचूंगी कि तुम चाहकर भी उस साजिश से बाहर नहीं निकाल पाओगी। अति उन्हें अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर बोली, आप मुझे किसी रस्म के बारे में बता रही थी ना, बताएं कौन सी रस्म है? उसके सवाल पर दामिनी जी एकदम से चौंक गई और बोली, वो मेहंदी की रस्म है। आज रात को तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगेगी, तो तुम गार्डन एरिया में आ जाना। रात के 9 बजे तक खाना भी हो जाएगा और तुम फ्री भी हो जाओगी। अति हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ये बोलकर वो अब वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई और दामिनी जी चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे जाते देखने लगी। कुछ देर बाद अति वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा अपने बेड पर जाकर गिरी। अब वो बहुत ज्यादा थक गई थी और आधा घंटा सोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बेड पर लेटी, जश्न ने रूम का दरवाजा खोला और सीधा उसके पास आया। अति हल्का सा मुस्कुराए, उसके दिल की धड़कनें एकदम तेजी से बढ़ गई थी। हालांकि उसके और जश्न के बीच अब बहुत सारी बातें होने लगी थी जो प्यार और छेड़खानी से भरी होती थी, लेकिन अब अकेले में ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उसके लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट भरा हो रहा था। उसके दिल में तितलियां सी उड़ने लगती थी। जश्न आया और आकर उसकी बगल में लेट गया। वो अति की तरफ देखते हुए बोला, मेरी शर्ट के बटन खोलो ना बेबी डॉल। अति तुरंत बोली, क्यों, आप नहीं खोल सकते? मैंने तो आपको नहीं कहा कि मेरी कुर्ती की जिप खोल दीजिए। उसकी बात सुनकर जश्न उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अगर तुम कहती तो मैं मना करता क्या? तुम एक बार कहकर तो देखो, सिर्फ जिप क्या, मैं तो पूरी कुर्ती खोलने को तैयार हूं। और कुर्ती खोलना क्यों है, मैं तो कुर्ती फाड़ने को तैयार हूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेंजरस से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसे वो वक्त याद आया जब उसकी और जश्न की नई नई शादी हुई थी और जश्न ऐसे एक झटके में उसके कपड़े फाड़ दिया करता था जैसे उसकी कपड़ों की कोई फैक्ट्री हो। वैसे फैक्ट्री तो आज उसने देखी ली थी। जिस तरह से जश्न ने उसे 4-4, 5-5 लाख का एक एक आउटफिट दिलाया, वो सच में बहुत गजब था। उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की भी कोई शॉपिंग करेगी। अभी वो इन सब बातों के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसे अपनी टी शर्ट फटती हुई महसूस हुई। उसने होश में आकर जश्न और अपनी तरफ देखा तो जश्न ने उसकी पहनी हुई टी शर्ट को बुरी तरह से फाड़ दिया था। अति ने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। अति जल्दी से बोली, अब इसकी क्या गलती थी, इसे क्यों फाड़ दिया? जश्न मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये मुझे मेरी बीवी को देखने नहीं दे रही थी। मैं अपनी बीवी के खूबसूरत से बदन को निहारना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी तो मैंने इसे फाड़ दिया। अति मुंह बनाते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन मैं तो ऐसा ही करूंगा, मेरी बीवी की टी शर्ट और मेरी मर्जी। उसकी बात सुनते हुए अति ने अपनी पलकें हल्के से झुका ली। जश्न के साथ बहसबाजी करने में वो बहुत आगे थी, लेकिन जश्न की इन हरकतों से शर्माने में तो वो उससे भी ज्यादा टॉप पर थी। हालांकि वो खुद भी जश्न के साथ इस तरह की बातें कर लिया करती थी, उसे अपनी बोल्डनेस के दर्शन करवा दिया करती थी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि उसे शर्म आने लगती थी। जब जश्न का हाथ उसे अपनी पीठ पर चलता हुआ महसूस हुआ तो उसके रोंगटे खड़े होने लगे। अति जल्दी से बोली, मुझे थोड़ी देर बाद नीचे डाइनिंग एरिया में जाना है, जल्दी से डिनर करना है ताकि मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा सकूं। प्लीज ये सब मत कीजिए ना जश्न जी। जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं बेबी डॉल, मैं तो बस तुम्हें टच कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता मेरे तुम्हें टच करने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होगी कि तुम मेहंदी लगवाने ही ना जा पाओ। उसकी बात पर अब अति के पास कोई जवाब ही नहीं था। जश्न अब खुद बेड पर नीचे की तरफ लेट गया और उसने अति को अपने ऊपर झुका लिया
अति का खूबसूरत सा बदन उसके ऊपर झुका हुआ था, जिसकी वजह से उसके क्लीवेज पर से तो जश्न की नजर ही नहीं हट रही थी। उसे अपने सीने की तरफ देखते हुए देख अति उसमें और भी ज्यादा सिमटने लगी थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कोई काम कहा था बेबी डॉल। उसकी बात सुनते हुए अति ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर जश्न की शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी उंगलियां जिस तरह से जश्न के सीने पर चल रही थी, जश्न का हाथ अति की पीठ पर और भी ज्यादा दबाव बना रहा था और देखते ही देखते अब उन दोनों में जो कपड़े मुश्किलें बढ़ा रहे थे, वो उन दोनों के बदन से अलग हो चुके थे। अति सिहरती जा रही थी और जश्न अपनी बेबी डॉल को बहुत ही सिलेक्टिवली टच कर रहा था। अचानक ही अति पीछे की तरफ हुई और उसने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। जश्न मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुका और उसने अति के ऊपर डाला हुआ ब्लैंकेट अब खुद पर भी डाल लिया। उन दोनों की बॉडी जिस तरह से टच हो रही थी, एक गर्माहट सी उन दोनों के अंदर पैदा हो रही थी और दोनों के बदन एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। अति का हाथ भी तुरंत जश्न के सिर पर आ गया और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझने लगी। हालांकि उन दोनों के बीच चैलेंज तो ये हुआ था कि उसकी बेबी डॉल उसे सेड्यूस करेगी, लेकिन यहाँ तो अति खुद पानी पानी हो चुकी थी। उससे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, सांस लेना भी फिलहाल उसके लिए मुश्किल हो चला था। जश्न उसके गर्दन को चूमते हुए उसके नाजुक से सीने की तरफ आया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। वो उसे हल्की हल्की लव बाइट्स दे रहा था। अति की सिसकियां निकलते जा रही थी और जश्न अब और भी आगे बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अति की भी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन अचानक की दरवाजा नोक हुआ तो जश्न ने मुंह बनाया। अति ने जल्दी से उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से अलग कर दिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, दरवाजे पर कोई है। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो मैं क्या करूं? अति झट से बोली, मतलब क्या है आपका कि आप क्या करेंगे? जाइए जाकर दरवाजा खोलिए, मेरी हालत नहीं है दरवाजा खोलने वाली। जश्न तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तुम्हारी हालत को ऐसा भी क्या हुआ? सिर्फ टी शर्ट ही तो उतारी है और तो कुछ नहीं किया मैंने। जाओ जाकर दूसरी टी शर्ट पहन लो और दरवाजा खोल दो। अब अति जश्न को क्या ही बताती कि उसने कितनी बुरी हालत कर दी अति की। उसे जश्न के लव बाइट्स की वजह से अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अब जश्न की बात सुनकर वो बिस्तर से उठने लगी, पर जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो बिस्तर से उठा और मुस्कुराते हुए क्लोजेट की तरफ गया। उसने वहां से एक टी शर्ट निकालकर अति को दी तो अति ने जल्दी से उस टी शर्ट को पहन लिया। जश्न अब खुद दरवाजे की तरफ आया और उसने दरवाजा खोला। क्या दामिनी जी के जाल में फंसेगी अति या फिर जश्न करेगा उनका खेल खत्म? शेखावत मैंशन जश्न और अति दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा नोक हुआ तो जश्न ने अति को पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर खुद भी आकर दरवाजा खोला। वो सामने वाले शख्स की तरफ देख रहा था, जो कोई और नहीं दामिनी जी थी। दामिनी जी कभी उसके दरवाजे पर नहीं आती थी, बेशक से कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन आज वो खुद उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वो जश्न की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अंदर आ जाऊं? जश्न उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या बात है, आज आपको इस कमरे में आना पड़ा? ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गया। तभी दामिनी जी अंदर की तरफ आई और उनके पीछे पीछे ही एक सर्वेंट थी, जिसने अपने हाथों में बड़ा सा थल उठाया हुआ था। दामिनी जी अति के लिए कल के लिए सुहाग का जोड़ा लेकर आई थी। वो उसे जोड़े को टेबल पर रखवाते हुए बोली, कल करवा चौथ का व्रत है, तो मैं बस अति के लिए ये सब लेकर आई थी। मुझे अच्छा लगेगा अगर अति ये सब पहने। जश्न मुस्कुराया और बोला, लेकिन मेरी बेबी डॉल वही पहनेगी जो उसे अच्छा लगेगा। किसी और को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये सोचना मेरी बेबी डॉल का काम नहीं है। उसकी बात सुनकर अति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। जश्न तंज भरी बातों को मीठी चाशनी में भी नहीं लपेटता था, सीधा सामने वाले के मुंह पर मार देता था। अति आगे आए और बोली, कोई बात नहीं, मैं आंटी जी के लाए हुए कपड़े ही। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले जश्न बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोई बेबी डॉल, अगर नहीं पहनोई तो जो पहनोई मैं उन्हें फाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई। भला अपनी माँ बेशक से सौतेली सही, लेकिन उसके सामने जश्न ऐसी बात कह भी कैसे सकता है? दामिनी जी का मुंह इस वक्त देखने लायक था। वो जल्दी से बोली, आज रात को अति को मेहंदी लगनी है तो खाना खाकर तुम लोग बाहर गार्डन एरिया में आ जाना, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। अब ये मत कहना जश्न कि तुम्हें अपनी बेबी डॉल को अपने हाथों से मेहंदी लगवानी है।
जस्ट मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, वो तो आप लगा सकती है, लगवा सकती है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया। दामिनी जी एक गहरी सांस लेकर वहां से चली गई। वो बाहर गुस्से से मन ही मन बोली, तुम्हें मेरी जितनी इंसल्ट करनी है कर लो जश्न, लेकिन तुम्हारी 100 बातें और उनका जवाब सिर्फ मेरी एक बात से ही होगा। बहुत प्यार है तुम्हें अपनी बेबी डॉल से, अगर आज तुम्हारी बेबी डॉल के लिए मैंने तुम्हें रुला नहीं दिया तो मैं भी दामिनी शेखावत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यूं ही गार्डन में इनवाइट किया है? बिल्कुल भी नहीं, अगर नहीं करती तो तुम जरूर आते, लेकिन अब तो तुम्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि आज तुम्हारी बेबी डॉल के साथ होने क्या वाला है। जब उसकी मेहंदी लग रही होगी तब तुम बेफिक्र होकर अपना काम कर रहे होंगे और मैं तुम्हारी बेबी डॉल का काम तमाम करूंगी। ये बोलते हुए अब उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी के जाने के बाद जश्न तुरंत अति की तरफ बढ़ गया। उसने अति की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुमने मेरी शर्ट तो पहले ही उतार दी, अब कुछ और उतारने की बारी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अति ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, वक्त देखिए, 8 बजे बजने वाले हैं, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे डिनर करना है और फिर मेहंदी भी लगवानी है, पहले ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आपने तो मुझे रेस्ट भी नहीं करने दिया, अब मुझे आप पर अपना और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। जश्न ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? अति ने तुरंत अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और बोली, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जश्न उसे घूरती हुई नजरों के साथ देखकर बोला, तुमने जो कहा वो मैंने बहुत अच्छे से सुना बेबी डॉल, तुम मुझ पर टाइम वेस्ट करती हो ना तो जाओ, अब मैं तुम्हें अपना टाइम दूंगा ही नहीं, मुझे तुमसे अब कोई बात ही नहीं करनी। ये बोलकर उसने मुंह बनाया और रूम से बाहर निकल गया। उसे यूं जाते हुए देख अति हैरान रह गई। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि जश्न उससे नाराज हो जाए। वो जल्दी से बोली, अब ये मैंने क्या कर दिया? जश्न जी को नाराज कर दिया, वो भी करवा चौथ से एक दिन पहले। अगर कहीं इन्होंने कल मुझे अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इन्हें मानना होगा। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से उसके पीछे पीछे रूम से बाहर निकली। लेकिन जब तक वो रूम से बाहर निकली तब तक जश्न सीढ़ियां उतरकर नीचे डाइनिंग एरिया पर जा चुका था। वो जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अति भी जल्दी से आकर उसके सामने बैठी। उसने मुस्कुराकर जश्न की तरफ देखा लेकिन जश्न ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। अति ने गुस्से से मुंह बनाया और फिर जश्न के पैर पर अपना पैर रखा। वो उसके पैरों से अपना पैर रगड़ रही थी लेकिन जश्न उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जश्न की प्लेट में खाना सर्व हुआ तो अति ने तुरंत उससे प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया। जश्न ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल सर्वेंट को दूसरी प्लेट सर्व करने के लिए कहा। अति जल्दी से बोली, अगर आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जश्न ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया तो अति को अब गुस्सा आने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तो मैं खुद भी आपसे बात नहीं करूंगी। कितने सड़ियल हैं आप जश्न जी, मैं यहाँ पर आपको मना रही हूँ और आप हैं कि मुझे नखरे दिखा रहे हैं। जाइए दिखाते रहिए नखरे, मैं चांद को देखकर कल अपना व्रत तोड़ूंगी लेकिन आपका चेहरा नहीं देखूंगी। ये बोलकर उसने मुंह बनाया और फिर तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। बाहर आए तो गार्डन में काफी डेकोरेशन की हुई थी। सामने ही एक सोफा लगा हुआ था जिस पर अति और प्रकृति के बैठने का प्रोग्राम किया हुआ था। प्रकृति वहां पर पहले से ही बैठी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। वो आज काफी खुश नजर आ रही थी। खुश होती भी कैसे नहीं, अंशुल ने उसे ये जो कहा था कि वो उसके नाम पर बिजनेस शुरू कर रहा है, आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वही मेहंदी वाली ने जैसे ही अति को अपने सामने देखा वो तुरंत बोली, आप भी बैठ जाइए मैडम, हम आपको भी मेहंदी लगाएंगे। अति को जश्न पर तो गुस्सा आ रहा था लेकिन उसे मेहंदी तो लगवानी ही थी। वो उसका पहला व्रत था और वो कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाली थी। वो तुरंत सोफे पर बैठ गई और उसके हाथों पर मेहंदी लगने लगी। अब तक उसके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने जल्दी से मेहंदी वाली को कहा, आप ना मेरे दोनों हाथों पर जश्न जी का नाम लिखना, एक पर जश्न और दूसरे पर जश्न जी। प्रकृति जो उसके साथ ही बैठी थी वो तुरंत बोली, ये क्या बात हुई? दोनों हाथों पर एक ही नाम लिखना है, लेकिन क्यों?
मेरा मतलब है जश्न और जश्न जी में सिर्फ एक जी का फर्क है, तो फिर ऐसे अलग अलग क्यों? अति मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत वो सबके लिए है, लेकिन जश्न जी वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे जश्न जी। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। वहीं खड़ी दामिनी जी चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए ये सब देख रही थी। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक सर्वेंट पर गई। उन्होंने उसे भी गहरी सी नजरों से देखा तो उस सर्वेंट ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। दामिनी जी अब चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अंदर की तरफ चली गई। वो नहीं चाहती थी कि जब अति के साथ वो सब चीज करे तब वो वहां पर शामिल हो, ताकि किसी को भी उन पर कोई शक ना हो। वही अति मुस्कुराते हुए अभी भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। तभी वो सर्वेंट अति के पास आया और बोला, आपको बैकयार्ड में कोई बुला रहा है। अति ने सवालिया नजरों से उस सर्वेंट की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था कि शायद जश्न उसे बैकयार्ड में बुला रहा है। वो मन ही मन बोली, बड़ी जल्दी आपकी अकल ठिकाने आ गई। अब अगर मेरे जश्न जी मुझे बुला रहे हैं और मैं ना जाऊं, तो फिर ये तो गलत होगा ना। मैं आ रही हूं आपके पास। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई और मेहंदी वाली को एक्सक्यूज मी बोलकर बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गई। शेखावत मेंशन जैसे ही सर्वेंट ने अति को आकर बताया कि उसे बैकयार्ड एरिया में जश्न बुला रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार गई। उसके जश्न जी उसे बुलाए और वो उनसे मिलने ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? वो तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और मेहंदी वाली को एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली गई। वैसे भी उसकी मेहंदी पूरी हो गई थी और वो अपने हाथों पर लिखे हुए जश्न के नाम को देख रही थी। एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ जश्न की लिखा हुआ था। जश्न का तो पता नहीं, लेकिन अपने जश्न जी से उसे बहुत प्यार था। वो बैकयार्ड एरिया की तरफ आए तो वहां पर एकदम अंधेरा था। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी जो अपने रूम में किसी से फोन पर बात कर रही थी, वो तुरंत बोली, वो बैकयार्ड एरिया में आ चुकी है, लेकिन आज वो जिंदा बचकर अंदर नहीं आनी चाहिए। उसे वहीं पर खत्म कर दो और उसे खत्म करने के बाद तुरंत वहां से भाग जाना। सामने वाला शख्स जल्दी से बोला, 5 मिनट के बाद आप बैकयार्ड एरिया में आ जाइएगा, आपको आपकी बहू की लाश मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर दामिनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार गई। उन्होंने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और खुशी में झूमने लगी। वहीं दूसरी तरफ अति बैकयार्ड एरिया में आ तो गई थी, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर पूरा अंधेरा था। वो बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, कहाँ हैं आप जश्न जी? देखिए, मैं आपसे पहले ही नाराज हूँ। आप मुझे और परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपसे सच में रूठ जाऊंगी और कल आपका चेहरा देखकर व्रत भी नहीं खोलूंगी। आप मेरे सामने आ रहे हैं या फिर नहीं? ये बोलते हुए अभी भी उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे जश्न कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर अचानक ही किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो उसकी धड़कन एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। अगले ही पल वहां पर गोली चली और एक लड़की के चिल्लाने की आवाज वहां पर जोरों से गूंजने लगी। उस लड़की का दर्द से बुरा हाल हो रहा था और जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, वो तुरंत वहां से भाग चुका था। दामिनी जी उस गोली की आवाज सुनकर ही अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हिल गई थी। वो तुरंत तेज कदमों से बैकयार्ड एरिया की तरफ आई, जहां पर अब लाइट ऑन हो चुकी थी, और उनकी नजरें जैसे ही सामने की तरफ गई, उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। नीचे जमीन पर बैठी विशाखा दर्द से तड़प रही थी और उसका पैर खून से भरा हुआ था। किसी ने उसके पैर पर गोली मारी थी और जिसने भी उसे गोली मारी थी, वो तुरंत वहां से भाग चुका था, और उसके साथ साथ ही विशाखा जो वहां पर अपने बॉयफ्रेंड दमन से मिलने आई थी, वो भी भाग गया था। विशाखा ने ही दर्द से तड़पते हुए उसे वहां से भागने के लिए कहा था। अगर उसे कोई देख लेता तो अभी तो विशाखा को सिर्फ एक गोली लगी है, तब पता नहीं दमन का क्या ही हाल होता। वहीं दूसरी तरफ अति इस वक्त गाड़ी में थी और जश्न को गुस्से से घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जश्न उसे इस तरह से अपनी गोद में उठकर बाहर गाड़ी में क्यों लेकर आया, और अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हैं। वो जश्न को घूरते हुए बोली, मैं सच में आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ जश्न जी, आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वरना मैं बहुत बड़े वाला गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अब बताइए ना, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम्हें मुझ पर शक है क्या? तुम मुझसे इतने सवाल क्यों करती हो बेबी डॉल, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। होगा वही जो मैं चाहता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये हरकतें। ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी अति पर नजरें बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी। उसकी नजरों ने ही अति को शर्माने पर मजबूर कर दिया था।
वो अपने हाथों की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपका नाम की मेहंदी लगवाई है। जश्न मुस्कुराया और बोला, हाथों पर लगी हुई मेहंदी तो 5 दिन में उतर जाती है बेबी डॉल। अगर कहीं लिखवाना ही है तो मेरा नाम अपने दिल पर लिखवाओ ना। उसकी बात पर अति के रोंगटे खड़े हो गए। बात तो वैसे जश्न ने सच ही कही थी। मेहंदी वाला नाम तो 5 दिनों में मिट जाता है, लेकिन जो नाम दिल पर लिखा हो वो तो कभी भी नहीं मिटता। पता नहीं अब उसके दिल और दिमाग में कैसे कैसे ख्याल चलने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी विशाखा के पास आई और बोली, ये क्या हुआ, तुम्हारे पैर पर गोली कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रकृति भी हैरानी से विशाखा की तरफ देख रही थी। उसे दर्द में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। विशाखा दर्द से तड़पते हुए बोली, अब आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे या फिर यहाँ पर पहले मैं आपको इंटरव्यू दूं? अगर आप मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो मेरी जान चली जाएगी मॉम। ये बोलते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। दामिनी जी ने जल्दी से वहां पर सारे सर्वेंट को बुलाया। अति की जान ना बचे इसलिए उन्होंने वहां से सर्वेंट को भी हटा दिया था। सब लोग इकट्ठा हुए तो विशाखा को जल्दी से गाड़ी में डाला गया और दामिनी जी उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जश्न की गाड़ी शेखावत फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी तो अति हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? कल मेरा व्रत है तो मुझे घर पर होना चाहिए था। कल मुझे सुबह सुबह सरगी लेनी है। मैंने सुना है कि करवा चौथ पर सासू माँ सरगी देती है, तो आप मुझे यहाँ पर ले आए तो फिर वो सरगी कैसे मिलेगी मुझे? जश्न उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, उसने कुछ कहा नहीं और गाड़ी से बाहर निकल गया। अति भी गाड़ी से बाहर निकली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे दही नहीं चाहिए जो आप मुंह में जमाने में लगे हुए हैं। मुझे आपका जवाब चाहिए जश्न जी, जवाब दीजिए ना। जश्न उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा बेबी डॉल, कैसे भी मिले, लेकिन तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की जिम्मेदारी इस जश्न सिंह शेखावत ने ली है, तो तुम बस ख्वाहिश करो और देखो वो पूरी कैसे होगी। ये इस जश्न सिंह शेखावत पर छोड़ दो। अति उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह सिमट गई थी। उसने अपने हाथ जश्न के कंधों पर लपेट दिए और बोली, आपको पता है जश्न जी, आपके मुंह से आपका नाम बहुत अच्छा लगता है, एकदम रुआबदार। आप और आपका नाम दोनों बहुत कड़क है। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा तो अति ने तुरंत अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। जश्न उसे लेकर अंदर आया और अगले ही पल सीधा अपने रूम में उसे लाकर उसने अति को लगभग से बेड पर पटक दिया था। अति तो हैरानी से उसकी तरफ देखते ही रह गई। अब उसे जश्न के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जश्न उसे कच्चा चबा जाएगा। वो तुरंत बेड से उठने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? अति गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, वो मेरे हाथों की मेहंदी थोड़ी थोड़ी सूख गई है। सूखी हुई मेहंदी अगर बेड पर गिरेगी तो निशान पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं बेड से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अति के लिए जैसे वक्त एक पल के लिए पूरी तरह से थम गया। वो जश्न की आंखों में ही देखती रही और जश्न ने अपनी सफेद शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसे देखते हुए अति और भी ज्यादा खुद में सिमटने लगी थी। उसके हाथ बेडशीट पर आ गए थे, लेकिन वो बेडशीट को जैसे जैसे मुट्ठियों में कस रही थी, वो मेहंदी उसके हाथों से उतर रही थी और बिस्तर पर बिखर रही थी। जश्न ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और अति का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर मसलने लगा। वो सूखी हुई मेहंदी जश्न की चेस्ट पर जिस तरह से बिखर रही थी, जश्न का तो पता नहीं, लेकिन अति को बहुत कुछ हो रहा था। उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था और अचानक ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, क्या क्या कर रहे हैं आप जश्न जी? आपको आपको दर्द होगा, मेरा मतलब है ये मेहंदी आपके। वो बोल रही थी और जश्न उसके ऊपर झुक रहा था। अति बेड पर पीछे की तरफ बेंड होते जा रही थी। उसका सिर जैसे ही हेड रेस्ट पर लगने लगा, जश्न ने तुरंत उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसे हल्का सा नीचे की तरफ खींच दिया। अति एक झटके से पूरी तरह बिस्तर पर लेट गई और जश्न अब पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी मेहंदी के निशान बिस्तर पर लगे या फिर मेरे सीने पर क्या फर्क पड़ता है बेबी डॉल? मैं तो चाहता हूं तुम्हारे ये मेहंदी वाले हाथ मेरे सीने पर बेहिसाब खरोचे दे दे, जिन्हें महसूस कर मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। अति उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मुझे महसूस करने के लिए आपको इन खरोचों की क्या जरूरत है जश्न जी? आपके पास मैं हूं ना, मेरे करीब आकर भी तो आप मुझे महसूस कर सकते हैं।
उसकी बात पर जश्न हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने अति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ अति के पेट पर आए और फिर उसके पेट से होते हुए उसके सीने की तरफ पड़ने लगे। अति ने अपनी पलकों को झुकाकर अपनी तरफ से जैसे इजाजत सी दे दी थी जश्न को। हाँ, उसके जश्न जी उसे किसी भी तरह कहीं पर भी छू सकते हैं। वो बेडशीट पर अपने हाथ रखकर बस अपने जश्न जी को महसूस कर रही थी। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा। अति ने अब अपना हाथ जश्न के सिर के पीछे रखा और उसकी किस को फील करने लगी। धीरे धीरे जश्न ने उसके कंधों से उसके कब्जों को हटाया और फिर उसके क्लीवेज पर किस करने लगा। अति उसकी किस को फील करते हुए इसके अंदर तक महसूस करने लगी। आज शाम को भी जश्न उसे यूं ही प्यार कर रहा था, लेकिन तब किसी ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन आज इस फार्म हाउस में तो उन्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। जश्न ने कुछ ही पलों में अति के अपर विय उतारकर नीचे फेंक दिए थे और उसके सीने को चूमते हुए वो उसे आहे भरने पर मजबूर कर रहा था। अति के हाथ अब जश्न की पीठ पर चलने लगे थे और उसके हाथों पर लगी हुई सूखी मेहंदी जश्न की पीठ पर फैलती जा रही थी। अचानक की जश्न ने अति की कमर पर अपना हाथ लपेटकर उसे गोल घुमाया तो अति एकदम चौंक गई, लेकिन अब उसका सीना बिस्तर पर नीचे की तरफ लगा हुआ था और उसकी पीठ जश्न की तरफ थी। जश्न ने उसकी कमर पर आए हुए बालों को एक तरफ किया और फिर उसकी कोरी पीठ को चूमने लगा। अति और भी ज्यादा गहरी सिसकियां लेने लगी थी। जश्न उसे लगातार चूमते हुए उसके बदन को एक्सप्लोर कर रहा था और अति बस पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी। कुछ देर बाद वो खुद ही जश्न की तरफ पलट गई और फिर हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई। जश्न उसके इरादों को समझकर तुरंत पीछे की तरफ हट गया और वो जैसे ही बिस्तर पर लेट अति उसके ऊपर आ गई और उसके होठों को चूमने लगी। शेखावत फार्म हाउस। जश्न बिस्तर पर लेटा हुआ था और अति उसके ऊपर झुकी हुई थी। अभी कुछ देर पहले जश्न उसे पागलों की तरह किस किया जा रहा था, कभी उसके गर्दन पर, कभी उसकी क्लीवेज पर, कभी उसके कंधों पर तो कभी उसके होठों पर। उसने उसका पूरा सीना भी एकदम लाल कर दिया था। इतनी सारी लव बर्ड्स दे दी थी उसे, जिसके निशान कम से कम 4-5 दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले थे। उन सब से बेकाबू होकर अब अति जश्न के होठों को चूमने लगी थी। उसने जश्न को बिस्तर पर लिटा दिया था और खुद पूरी तरह से उस पर हावी हो गई थी। अपनी बेबी डॉल की वाइल्डनेस देखकर जश्न को भी मजा आ रहा था। उसने भी अति की कमर पर अपने हाथ कसे हुए थे। जश्न के होठों को लगातार चूमने के बाद अब अति उसकी चेस्ट को चूमने लगी। जश्न उसकी कमर को हल्का हल्का दबाते हुए अब उसके लोअर वेयर को भी उसके बदन से अलग करने लगा। अति के दिल के तार एकदम से बजने लगे, ये सोचकर कि आज उसके और जश्न के बीच वो सब कुछ होगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। वो सब सोचते हुए ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके बदन में एक कट सा दौड़ने लगा था। वही जश्न ने अब अति को अपनी बाहों में समेट लिया था। दोनों के ही कपड़े पूरी तरह से उतर चुके थे और नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। जश्न ने अति को बिस्तर पर लेटाया और फिर उसके ऊपर आने की बजाय जब उसकी बगल में उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया तो अति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप रुक क्यों गए जश्न जी? मेरा मतलब है। जश्न उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा बेबी डॉल? ये बोलते हुए उसने अति को एकदम चुप ही कर दिया था। अति को समझ नहीं आ रहा था कि वो जश्न से कहे तो कहे क्या। अब इतना तो मासूम नहीं है जश्न जो उसकी बातों का मतलब ना समझे। वो जानती थी कि जश्न उसे जानबूझकर परेशान कर रहा, लेकिन वो उसकी परेशानियों से अब थक गई थी। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जश्न जी कि मेरी बातों का मतलब क्या है। मुझे आप चाहिए हो? जश्न ने झट से पूछा, मैं या फिर मेरा प्यार? अति अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाकर बोली, आप और आपका प्यार, दोनों। जश्न ने उसके गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी बॉडी को हल्का हल्का प्रेस करते हुए बोला, तो दोनों है तो सही तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास हूं और अभी मैंने तुम्हें इतना सारा प्यार किया। अति ने उसे शिकायती नजरों से देखा और बोली, आप जानते हैं मैं कौन से वाले प्यार की बात कर रही हूं जश्न जी? आप जानबूझकर मुझे तड़पाना चाहते हैं ना? जश्न मुस्कुराया और बोला, अगर हाँ कहूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अति झट से बोली, बहुत बुरा लगेगा। ये भी कोई बात हुई क्या जश्न जी, जो आप मुझे ऐसे तड़पाए जा रहे हैं? जश्न भी जल्दी से बोला, तुमने भी तो मुझे तड़पाया है बेबी डॉल। कितनी बार तुम्हारे सामने आकर तुमसे अपने प्यार का इजहार किया। शादी से पहले कितनी बार कहा तुमसे कि चुपचाप शादी करो मुझसे, लेकिन तुमने तो मुझे खिलाड़ी बनाकर छोड़ दिया। अब उन सब का बदला लेना तो बनता ही है ना? अति गुस्से से बोली, सच में आप मुझसे बदला ले रहे हैं? ये बोलकर वो कुछ पल उसे देखती रही। जश्न बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था।
अति ने उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मुंह बनाकर बोली, जाइए, अब तो मैं आपसे सच में बात नहीं करूंगी। आपको मुझे वो प्यार नहीं देना ना, तो कोई बात नहीं, मत दीजिए। शायद मैं पागल हूं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है आपको तो बस मुझे हासिल करने से मतलब था, मुझे प्यार तो आप करते ही नहीं। ये बोलकर वो तुरंत दूसरी तरफ करवट ले ली। वो दोनों ब्लैंकेट में थे और जिस तरह से उन दोनों के बदन एक आग में सुलग रहे थे, गर्माहट उस ब्लैंकेट में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जश्न ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेबी डॉल कि मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था? ये तो सिर्फ मेरा दिल जानता है कि तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को प्यार करने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। मैं जानता हूँ तुम चाहती हो हम अपने रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन तुम्हें पता है टाइम कितना हो गया? अति ने हैरानी से पलटकर उसकी तरफ देखा। जश्न मुस्कुराया और बोला, 4 बजे बजने वाले हैं। अब अगर मैं तुम्हें प्यार करना शुरू करूंगा ना तो दिन के 4 बजे बज जाएंगे और फिर भी तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। उसकी बात सुनकर अति सच में हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि सुबह के 4 बज चुके हैं। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो झट से बोली, लेकिन इतनी जल्दी 4 कैसे बज गए? अभी कुछ वक्त पहले तो हम यहाँ पर आए थे। जश्न उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम मुझे प्यार करते हुए मुझ में इतना खो गई कि तुम्हें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहता मेरी बेबी डॉल का पहला करवा चौथ व्रत खराब हो जाए, इसीलिए बस आज का दिन इंतजार कर लो बेबी डॉल। कल तुम मुझे मना भी करोगी ना तो भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। उसकी बात सुनकर अति के गाल एकदम से गर्म हो उठे। जश्न उसे यूं देखकर मुस्कुराया और बोला, अब चले हम वापस शेखावत मैंशन, वरना तुम्हारी सरगी रह जाएगी बेबी डॉल, और मैं नहीं चाहता मेरी बेबी डॉल सारा दिन भूख से तड़पती रहे। अति मुस्कुराते हुए बोली, जश्न जी, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? जश्न झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो बेबी डॉल, पर ऐसे नहीं, कल का दिन कुछ खास होगा, तब अपने दिल की बात कहना मुझसे। उसकी बात पर अति मुस्कुराए। वो जश्न से अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन सच ही तो कहा था जश्न ने कि कल का दिन बहुत ज्यादा खास होगा, तो उसे अपना इजहार कल के दिन के लिए बचाना चाहिए। हालांकि वो कह तो बहुत बार चुकी थी, लेकिन अब वो सोच रही थी कि कल वो भी जश्न के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर करेगी। कुछ ही देर में जश्न अति को लेकर फार्म हाउस से वापस शेखावत मैंशन के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाखा की सर्जरी कर रहे थे। उन्होंने उसके पैर से गोली निकाल दी थी और अब विशाखा रेस्ट कर रही थी। सर्जरी के वक्त उसे बेहोश किया गया था, लेकिन अब उसे होश आ गया था। जब दामिनी जी अंदर की तरफ आए तो विशाखा ने रोते हुए उनकी तरफ देखा। दामिनी जी गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास आई और बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां पर कर क्या रही थी? दामिनी जी के सवाल पर विशाखा हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो दामिनी जी को क्या जवाब दें। दामिनी जी गुस्से से बोली, मैंने अति के लिए ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। जो गोली तुम्हें लगी है वो अति को लगने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। विशाखा रोते हुए बोली, मेरे पैर में गोली लगी है और आपको मेरी फिक्र नहीं है मॉम। आपको आपके प्लेन खराब होने की पड़ी है। आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही क्या? दामिनी जी गुस्से से बोली, आ रही है मुझे तुम्हारी तकलीफ नजर, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है, बददिमाग लड़की कहीं की। किसने कहा था आधी रात को बैकयार्ड एरिया में जाने के लिए? दामिनी जी की डांट सुनकर विशाखा का रोना और भी ज्यादा बढ़ रहा था। आज उसे रियलाइज हो रहा था कि दामिनी जी कितनी ज्यादा हार्टलेस है। वो सिर्फ अपने सौतेले बेटे के लिए पत्थर दिल नहीं, बल्कि अपनी खुद की औलाद के लिए भी एकदम पत्थर हो चुकी है। वो गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ से जा सकती हैं मॉम, आपने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी कोई जरूरत है। आप घर जा सकती है। दामिनी जी उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने मुझे? विशाखा ने उनकी बात सुनते हुए ही एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। दामिनी जी एकदम शॉक्ड रह गई। उनकी अपनी औलाद उनकी बेइज्जती कर रही थी। वो पहले ही अति की वजह से हद से ज्यादा इरिटेट और गुस्सा थी, और अब विशाखा की वजह से उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो तुरंत मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और प्रकृति वार्ड के दरवाजे में से विशाखा को देखने लगी। वो अंदर की तरफ आई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, तुम आराम करो विशाखा, तुम्हें आराम की जरूरत है। विशाखा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, जिसकी वो हर बार बेइज्जती करती आई थी। आज वही उसकी फिक्र कर रही थी, उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ जश्न और अति दोनों शेखावत मेंशन में पहुंच चुके थे। टाइम तकरीबन 4:30 हो गया था और अब जल्दी से अति को अपनी सरगी करनी थी। अंदर आते ही उसकी नजरें दामिनी जी को ढूंढ रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि दामिनी जी कहां पर है। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, जब तक आंटी जी आती है तब तक मैं जाकर जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गई और तकरीबन 20 मिनट में ही नीचे आई तो अभी उसकी नज़र दामिनी जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो उसे दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रही थी। उसकी नज़र जश्न पर गई जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था और पूरा डाइनिंग टेबल सरगी की चीजों से भरा हुआ था। साथ वाले टेबल पर शगुन का बहुत सारा सामान रखा था। जश्न अति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ बेबी डॉल मेरे पास आओ। अति उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, वो आपकी मॉम कहाँ है जश्न जी? मेरा मतलब है वो अभी तक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न ने उसे अपनी गोद में बिठाया और बोला, आज हम दोनों ही एक दूसरे की सरगी करेंगे बेबी डॉल। एक दूसरे की सरगी का जिक्र सुनकर अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।